नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आज से आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ आप खुद महसूस करेंगे अपनी आज़ादी को। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वह जाति जो केवल जीतने और शासन करने के लिए पैदा होती है। चलिए शुरू करते हैं। लंदन, नए साल का पहला दिन 1947। ठंड के दिन थे और उस महान राष्ट्र का असंतोष उबाल पर था। दुख, दर्द और आशंका के कोहरे ने लंदन को ढांक लिया। इंग्लैंड की राजधानी नए साल की शुरुआत ऐसे बिगड़े हुए हालात में कर रही थी जैसे पहले कभी नहीं देखे थे। शायद ही कोई घर इतना संपन्न था जिसमें इतना भी गर्म पानी हो कि मर्द दाढ़ी बना सके और औरतें वॉश बेसिन धो सकें। नए साल के स्वागत में नाचने कूदने के बजाय लंदन के लोग अपने बिस्तरों में घुसे हुए थे। जौ से बनी शराब यानी कि बियर अव्वल तो उपलब्ध ही नहीं थी और थी भी तो 8 पाउंड बोतल की दर से। लोगों को क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो शराब पीते। गलियां सूनी पड़ी थी। पेट्रोल भी शराब की तरह दुर्लभ हो चला था। जो इक्की दुक्की कारें सड़कती दिखाई दे रही थी उनमें भी कुछ ऐसी भावना थी मानो पेट्रोल का भक्षण करके उनसे कोई अपराध हुआ जा रहा हो। गलियां एक खास तरह की गंध से आच्छादित थीं। वह युद्ध के बाद के लंदन की अपनी गंध थी। घातक बमों ने जिन इमारतों को ध्वस्त किया, जलाया और झुलसाया था, उनमें से कसैली गंध के बगुले से उठते रहते। इस सब के बावजूद वह उदास शहर एक विजेता राष्ट्र की राजधानी था। केवल 17 माह पहले इतिहास के सबसे विकट युद्ध में इंग्लैंड ने विजय प्राप्त की थी। इस विजय ने इंग्लैंड के उद्योग धंधों को चौपट और सरकारी खजाने को एकदम खाली कर दिया। अगर अमेरिकी और कैनेडियन डॉलर का सहारा ना मिलता तो इंग्लैंड की मुद्रा कब की पाताल में लुढ़क चुकी होती। युद्ध के राक्षसी खर्च ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया था। कारखाने बंद हो गए थे। 20 लाख से भी ज्यादा अंग्रेज बेरोजगार हो गए थे। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। लंदन में पिछले 7 वर्षों में जो हुआ था वही लगातार 8वें वर्ष भी होने जा रहा था। हर वस्तु की आपूर्ति अपेक्षाकृत विषम हो गई थी। भोजन, ईंधन, शराब, बिजली, जूते, कपड़े आदि सब राशन से मिल रहे थे। अंग्रेजों ने साथियों के सहयोग से उस दबंग हिटलर को हराया था जिसके नारे थे वी फॉर विक्ट्री और थम्स अप। अब उन्हीं अंग्रेजों के नारे थे भूखो मरो थरथर कांपो, स्टार्व एंड शिवर। इसके बावजूद उस नए साल की सुबह लंदन वासियों के पास यदि इतना भी गर्म पानी नहीं था कि वे एक कप चाय बना सकें, तो भी उनके पास एक अनोखी चीज अवश्य थी और वह केवल उन्हीं के पास हो सकती थी क्योंकि वो अंग्रेज थे। वह चीज थी एक नीला सुनहरा दस्तावेज जो इस बात की गारंटी था कि वे तमाम धरती के 1/4 हिस्से में बेधड़क दाखिल हो सकते थे। वो था ब्रिटिश पासपोर्ट। यह सुविधा दुनिया की अन्य किसी जाति को प्राप्त नहीं थी। 1947 का पहला दिन आशंका, अभाव, दुख और भयानक असुरक्षा के माहौल में अवश्य शुरू हो रहा था, लेकिन 1/4 धरती पर फैला अंग्रेजों का अद्भुत और अजीबोगरीब साम्राज्य
उस दिन भी लगभग ज्यों का त्यों खड़ा था। जो अंग्रेज लंदन के ठंडे और टूटे फूटे घरों में ठिठुर रहे थे, उनके आदेशों में उस दिन भी इतनी शक्ति थी कि 1/4 धरती की विभिन्न सभ्यताएं उनकी लपेट में आने से इनकार नहीं कर सकती थीं। यह वह साम्राज्य था जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं था। 3 शताब्दियों यानी कि 300 साल से वह साम्राज्य एक ऐसे विस्तार में फैला हुआ था जिसकी भव्यता केवल परी कथाओं में ही संभव होती है। सोने के भार से दबा जा रहा, उद्योगों की कालिक से पुता और हारे हुए देशों के रक्त से सना वह साम्राज्य एक ऐसा चमत्कार था जिसने मात्र 5 करोड़ की आबादी वाले एक नन्हे से राज्य को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य और लंदन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजधानी बना दिया था। जो सूनी गलियां उस राजधानी के दिल की तरफ जा रही थी, उन्हें काले रंग की एक एस्टन प्रिंसेस कार चुपके पार कर रही थी। बकिंगम पैलेस को पीछे छोड़कर वह कार जब माल की ओर मुड़ी तो उसका एकमात्र यात्री उन शाही रस्तों को सब नीली दृष्टि से देखता रह गया जो उसकी आंखों के सामने से सरकते जा रहे थे। कितने अद्भुत, कितने सनसनीखेज संस्मरण जुड़े हुए थे उन रास्तों के साथ। कार ने अब संसद मार्ग को भी पीछे छोड़ दिया था। एक सकरा रास्ता पार करके वह वहां आ पहुंची जहां वह दरवाजा था जिसके फोटो दुनिया में सबसे ज्यादा खींचे जाते थे। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। पिछले 6 वर्षों से सारी दुनिया ने उस दरवाजे के सीधे साधे चौखट का संबंध हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ रखा था जिसके मुंह में लगातार एक जलता सिगार होता और हाथ में छड़ी। विंस्टन चर्चिल ने अपनी 2 महान लड़ाइयां उसी मकान में रहते हुए लड़ी थीं। एक लड़ाई में चर्चिल ने जर्मनी, इटली और जापान की मिली-जुली फौजों को मटिया मेट किया और दूसरी लड़ाई में उसने ब्रिटिश साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा का बीड़ा उठाया। लेकिन अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक नया प्रधानमंत्री उस कार यात्री का इंतजार कर रहा था। नया उत्साही समाजवादी नेता जो चर्चिल को खास पसंद नहीं था। क्लेमेंट अटली और उसकी लेबर पार्टी ने जब शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो सरेआम ऐसा ऐलान करके ली कि अब एक महान ब्रिटिश साम्राज्य को समेटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस ऐलान का सीधा सा अर्थ यही था कि खैबर पास से लेकर कैप कोमोरिन तक अत्यंत घनी आबादी का जो क्षेत्र फैला हुआ है उस पर से अंग्रेज अपना शासन हटा लें। भारत की बात हो रही थी यहाँ पे। भारत जो रेशमी पोशाकें पहनते महाराजाओं, बंगाल के शानदार शेरों, शाही हाथियों, उपवास के शौकीन साधुओं, छरहरे सपेरों, गर्वीली सुंदरियों और पोलों के बेमिसाल मैदानों का देश था। भारत जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक शर्मनाक लेकिन शानदार सपना था। काली ऑस्टिन कार के उस अकेले यात्री को आज इसलिए बुलाया गया था कि अंग्रेजों का वह शानदार सपना हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सुप्रसिद्ध चौखट के सामने वह खूबसूरत रेयर एडमिरल गंभीरता से अपनी काली ऑस्टिन से बाहर निकला। लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोल्स माउंटबेटन, उनका नाम क्या था? लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोल्स माउंटबेटन, जिन्हें हम लॉर्ड माउंटबेटन भी बोलते हैं। उनकी उम्र तब 46 की थी, 46। उसकी गणना इंग्लैंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों में होने लगी थी। वह 6 फीट से भी ज्यादा लंबा आदमी था। उसकी कमर की सुडौलता और चाल की चुस्ती से जाहिर था कि वह कितने उत्साह के साथ रोज कसरत किया करता था।
पिछले 6 वर्षों से उस व्यक्ति ने असंख्य विपत्तियों का सामना किया था। न जाने कितनी बार मौत उसे छूती हुई निकल गई। उसके बावजूद उसके सुंदर चेहरे पर उस वक्त तनाव या शिकायत की रंच मात्र भी छाया नहीं थी। अपनी उम्र से वह कम से कम 5 बरस छोटा लग रहा था। माउंटबेटन को अच्छी तरह मालूम था कि उसे एकाएक लंदन क्यों बुलाया गया है, और उसका अंदाजा गलत भी नहीं था। एटली का नेक इरादा था कि माउंटबेटन को भारत का वॉइसरॉय बनाकर भेज दिया जाए। यह पद ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम पदों के बीच अत्यंत महत्व का माना जाता था। क्रमवार अनेक अंग्रेज महारथियों ने इस पद पर बैठकर मनुष्य की संपूर्ण जनसंख्या के 5वें हिस्से पर पूरी मुक्तता के साथ शासन किया था। माउंटबेटन को लेकिन शासन करने के लिए नहीं भेजा जाएगा, उसे तो एक ऐसा कार्य करने के लिए रवाना किया जाएगा जो किसी भी सच्चे अंग्रेज के लिए अत्यंत आघातजनक होता है, शासन का त्याग। माउंटबेटन कतई नहीं चाहता था कि इस पद को संभाले। इसका अर्थ यह नहीं था कि भारत त्यागने की ब्रिटिश सोच से वह सहमत नहीं था, लेकिन शासन समेटने का पीड़ाजनक कार्य माउंटबेटन ही क्यों करे? दुनिया में क्या एक भी और व्यक्ति नहीं? एटली के नेक इरादे का भार कितना जबरदस्त होगा माउंटबेटन ये जानता था। इसलिए एटली को हतोत्साहित करने की नीयत से माउंटबेटन ने तरह तरह की शर्तें सामने रखी। छोटी शर्तें, बड़ी शर्तें, गंभीर शर्तें, बचकानी शर्तें। उद्देश्य केवल एक था, शर्तें अस्वीकार कर दी जाए, माउंटबेटन को उस पीड़ाजनक कार्य से मुक्ति मिल जाए। लेकिन एटली ने सारी शर्तें स्वीकार कर ली थी। माउंटबेटन को लगा था वह अपने ही शब्दों के जाल में फंसता जा रहा है। इसके बावजूद कैबिनेट कक्ष में दाखिल होते समय उसके मन की यह आशा पूरी तरह मरी नहीं थी कि एटली को हतोत्साहित करने का कोई ना कोई उपाय वह करेगा ही। माउंटबेटन का प्रिय हवाई जहाज था यार्क MW-102, जिसे उसने दक्षिण पूर्वी एशिया में मन से उपयोग किया था। उसकी अनेक शर्तों में एक यह भी शर्त थी कि भारत में यार्क को वह अपने साथ रखेगा। सचिव कुल कितने दिए जाएं, यह भी उसने शर्त के रूप में बता दिया था। काश कोई तो ऐसी शर्त होती जिसे एटली अस्वीकार कर देते। यह बात ही अपने आप में कम अजीब नहीं थी कि लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री माउंटबेटन जैसे शाही घराने के व्यक्ति को आमंत्रित करे, आमंत्रित भी एक ऐसे कार्य के लिए जो शाही परंपराओं का कुठाराघात करने जैसा हो। माउंटबेटन और उसकी पत्नी को जनता का अतुल स्नेह प्राप्त था। देश विदेश के अखबार उस शाही युगल की प्रशंसा में भरे रहते थे। अंग्रेज जनता माउंटबेटन दंपत्ति को अपने शासन तंत्र के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में देखती थी। जनता चाहे किसी भी रूप में देखे, क्या सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के लिए माउंटबेटन दंपत्ति केवल खतरनाक प्रतिद्वंदी नहीं थे? इसके बावजूद उसी लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली ने क्यों? क्या इसलिए नहीं कि माउंटबेटन को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अत्यंत विशाल सैनिक अनुभव था। लुई माउंटबेटन ने एशिया के अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों को अपने सामने देखा था। इंडो चाइना के हो ची मिन, इंडोनेशिया के सुकार्नो, बर्मा के आंग सेन, मलाया के कम्युनिस्टों और सिंगापुर के धाकर ट्रेड संगठन बाजों आदि से माउंटबेटन का पाला पड़ चुका था। माउंटबेटन ने भांप लिया था कि इन्हीं आंदोलनकारियों और जन नेताओं में एशिया का भविष्य छिपा हुआ है। इसीलिए माउंटबेटन ने उन्हें दबाने और कुचलने की परंपरागत रणनीति को छोड़कर एक ही छप्पर के नीचे उनके साथ मिलजुल कर रहने की नीति अपनाई थी। यदि माउंटबेटन को भारत जाना ही पड़ा तो उसका आमना सामना एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से होगा जो उस अंचल में सबसे पुराना तो था ही, सबसे अजब भी था। 1/4 शताब्दी से वह निरंतर चला ही आ रहा था और
उसने मानव इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला दिया था। भारत पर से शासन समेट लेने का निर्णय जो इटली सरकार ने लिया, क्या वह उसी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिध्वनि नहीं था? प्रधानमंत्री एटली ने भारत भूमि के सामान्य दृश्य की औसत विवेचना से अपनी बात प्रारंभ की। उसने स्पष्ट स्वीकार किया कि एक एक दिन बीतने के साथ भारत की स्थिति और अधिक विस्फोटक होती जा रही है। वक्त आ गया है जब फौरन कुछ किया जाना चाहिए। सचमुच यह एक ऐतिहासिक विडंबना थी कि आखिर जब इंग्लैंड भारत को आज़ाद करने के लिए राजी हो गया था, तो उसे यह तरीका नहीं सूझ रहा था कि जिसे भारत को आज़ाद करते हुए अपनाया जाता। बाहरी आदमी बड़ी आसानी से कह सकता था कि ठीक है, भारत को जब छोड़ ही देना है और तो छोड़ दो और चल दो, लेकिन भीतरी आदमी कभी इससे सहमत ना होता। भीतरी आदमी, विवेकशील और जानकार आदमी तुरंत यह भविष्यवाणी कर देता कि भारत को यदि अचानक आज़ाद कर दिया गया तो वह देश जिस भयानक गृह युद्ध की लपटों में जलकर खाक हो जाएगा, उसके लिए सारी दुनिया इंग्लैंड को ही दोषी ठहराएगी। हिंसा और प्रतिहिंसा की एक ऐसी आग भड़क उठेगी जिसे पिछले 3.5 शताब्दियों में कभी देखी तो क्या, सोची भी नहीं गई। भारत के 30 करोड़ हिंदुओं और 10 करोड़ मुसलमानों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी जो अदम्य वैमनस्य चल रहा था, समस्या का मूल वही था। कुछ परंपरा का दोष, धार्मिक और आर्थिक विडंबनाओं का दोष, कुछ स्वयं अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का दोष, सबका मिला जुला नतीजा यही रहा कि हिंदू और मुसलमानों की आपसी नफरत चरम सीमा को भी पार कर गई। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इतने ज्यादा हो चुके थे कि उनमें और पशुओं में शायद ही कोई अंतर रह गया था। मुसलमान नेता मांग रहे थे कि इंग्लैंड ने विकट समस्याओं के बाद पूरे भारत को जो एक रूपता दी थी, उसी को स्वयं इंग्लैंड अपना शासन उठाने से पहले भंग कर दे। भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाए, एक टुकड़ा मुसलमान का हो और एक हिंदू का। मुसलमान नेताओं ने साफ धमकी दी थी कि यदि उन्हें अलग जमीन नहीं मिली तो वे सारे देश को खून से रंग देंगे। पूरे एशिया ने वैसा बेभत्स गृह युद्ध कभी नहीं देखा होगा। दूसरी तरफ ऐसी ही दृढ़ता हिंदू नेताओं में भी थी, जो सामान्यतः कांग्रेस पार्टी के नाम से जाने जाते थे। कांग्रेस का कुछ एक मुसलमान नेताओं का भी बल प्राप्त था। उनके अनुसार भारत का विभाजन करना इस विशाल, प्राचीन और सांस्कृतिक देश का अंग भंग करना ही होगा। देश जो उनकी पवित्र जन्मभूमि थी। इन दो घोर विरोधी विचारों के बीच इंग्लैंड की दशा सांप छुछुंदर जैसी हो गई थी और होती जा रही थी। उसे भारत का त्याग जल्दी से जल्दी करना था, लेकिन उस कलंक से भी अपना दामन बचाए रखना था, जो हड़बड़ी में किए गए शासन त्याग के फलस्वरूप उनके माथे पर लग सकता था। फील्ड मार्शल सर आर्किबाल्ड वेविल उन दिनों भारत का वाइसरॉय था। लॉर्ड वेविल नाम से जाना जाता था। उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता था, किंतु भारत के हिंदू मुसलमान नेताओं के साथ वह सही संवाद कायम नहीं कर पाया था। इसीलिए भारत में नया वाइसरॉय शीघ्र भेजने की जरूरत थी। कोई नया चेहरा और नई सोच। एटली ने माउंटबेटन को बताया कि हर सुबह भारत से जो केवल संदेश प्राप्त हो रहे हैं वे सचमुच डरावने हैं। रोज भारत का कोई नया कोना कौमी दंगों की लपेट में आ रहा है, खून की नदियां बहने की तैयारी में है। ऐसी नदियां सचमुच बहने लगे, इससे पहले इंग्लैंड को भारत से निकल जाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि इंग्लैंड यदि हड़बड़ी में निकला तो इसी कारण से खून की नदियां बहना चालू हो जाएंगी। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा का ढांचा लड़खड़ा कर गिर न जाए, इसका आश्वासन पाना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन यह आश्वासन पाया कैसे जाए? नए वाइसरॉय को इसी के लिए किसी उपाय की खोज करनी थी। माउंटबेटन ज्यों-ज्यों एटली की बातें सुन रहा था, त्यों-त्यों उसकी आशंका बढ़ती जा रही थी।
भारत के वर्तमान वायसरॉय वेवेल को वह व्यक्तिगत रूप से जानता था। दक्षिण पूर्वी एशिया के उच्चतम एलॉयड कमांडर के पद पर कार्य करते समय माउंटबेटन कई बार दिल्ली गया था। भारत की समस्याओं को लेकर उसने वेवेल के साथ अनेक चर्चाएं भी की थी। वेवेल के विचारों के साथ माउंटबेटन की पूर्ण सहमति थी। यदि वेवेल कुछ नहीं कर पा रहा है तो मैं जाकर वहां क्या करूंगा? यह प्रश्न माउंटबेटन के मस्तिष्क में बार बार चोट कर रहा था। इसके बावजूद क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा था कि समस्या का भार उठाने से बचना संभव नहीं होगा। उसे मजबूरन एक ऐसी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी जिसमें विफल होने की ही ज्यादा संभावना थी। यह विफलता उसे चुटकियों में धूमिल कर सकती थी, जिसे उसने युद्ध के दिनों में हथेली पर जान रखकर अर्जित किया था। यदि एटली ने इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए उसे मजबूर किया तो वह भी एटली को मजबूर करेगा। प्रधानमंत्री से वह कुछ ऐसी राजनीतिक शक्तियां मांगेगा जो आज तक किसी वायसरॉय को नहीं दी गई थी, लेकिन जिन्हें पाए बिना माउंटबेटन अपनी सफलता की कतई आशा नहीं रख सकता था। वेवेल के साथ चर्चाएं करके माउंटबेटन ने समझ लिया था कि उसे किन नई राजनीतिक शक्तियों की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक हमारी सरकार इस पर सहमत नहीं होती कि भारत को आज़ादी देने की एक निश्चित तारीख घोषित होनी चाहिए। ऐसी घोषणा के बाद ही भारतीय नेताओं को महसूस होगा कि इंग्लैंड भारत का त्याग वास्तव में करना चाहता है। माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री से कहा, तभी यह नेता अपनी भावुकता से छूटकर असलियत को पहचान सकेंगे और इनमें शीघ्रता से मशवरा करने की ललक पैदा होगी। दूसरी शर्त उसने वह रखी जो किसी वायसरॉय ने आज तक नहीं रखी थी। मुझे हक मिलना चाहिए कि मैं लंदन से किसी भी प्रकार का विचार विमर्श किए बिना अपने फैसले अपने आप कर सकूं। मैं ना तो विचार विमर्श करूंगा और ना लंदन से आए दिन मिलने वाले आदेशों का ही पालन। अंग्रेज सरकार मुझे मेरी मंजिल तो दे सकती है, लेकिन उसका रास्ता केवल मैं तय करूंगा। मुझे केवल अपने बल पर नाव खेकर ले जानी होगी। क्या कहते हैं? एटली चकित हो गया। क्या आपको सरकार से भी अधिक शक्ति चाहिए ताकि आप स्वयं सरकार की अवहेलना कर सकें? हाँ श्रीमान, माउंटबेटन ने ठंडे दिल से जवाब लौटाया। सचमुच मैं इतनी शक्ति चाहता हूं। काम अत्यंत शीघ्रता से किया जाना है या नहीं? शीघ्रता कैसे बरती जाएगी यदि कदम कदम पर मुझे लंदन से पूछताछ करनी पड़ेगी? इस पर जो सन्नाटा खिंचा वो रोमांचक था। माउंटबेटन ने अत्यंत संतोष के साथ गौर किया कि उसकी इस शर्त ने प्रधानमंत्री की जैसे सांस ही रोक दी थी। माउंटबेटन के मन में हल्की हल्की आशा जागने लगी, शायद वह यह प्रस्ताव अब वापस ले लिया जाएगा। ठीक विपरीत, प्रधानमंत्री ने एक ऐसी उसास ली जिससे साफ झलक आया कि उतनी कड़ी शर्त भी मंजूर हो गई है। घंटे भर बाद डाउनिंग स्ट्रीट के उस बड़े से दरवाजे से माउंटबेटन जब बाहर निकला तो उसके कंधे झुके हुए थे। भारत का अंतिम वायसरॉय बनने के लिए वह अभिशप्त था। वायसरॉय या जल्लाद? उसे अंग्रेज जनता के सबसे प्रिय, सबसे लाडले सपने की हत्या करनी होगी। कार में वापस बैठते समय एक विचित्र बात उसके ध्यान में आई। एक एक घंटे का हिसाब लगाए तो भी आज उस दिन को ठीक 70 वर्ष पूरे हो रहे थे जब रानी विक्टोरिया को दिल्ली से बाहर के एक मैदान में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था और माउंटबेटन उस रानी का प्रपुत्र था। सारे भारत के राजा महाराजा उस शुभ अवसर पर एकत्र हुए थे। उन्होंने एक स्वर में ईश्वर से प्रार्थना की थी कि रानी विक्टोरिया की शक्ति और प्रभुसत्ता हमेशा हमेशा के लिए अखंड रहे। आज जब नए साल का पहला दिन है,
उसी रानी विक्टोरिया के प्रपौत्र जो कि लॉर्ड माउंटबेटन है ने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे एक ऐसी तारीख तय होगी जब उस प्रार्थना में से हमेशा हमेशा के लिए शब्दों को हमेशा के लिए लुप्त होना पड़ेगा। दुनिया के महानतम चमत्कारों के मूल में कभी कभी निहायत मामूली घटनाएं बैठी होती हैं। मात्र 5 शिलिंग के चक्कर में इंग्लैंड ने एक ऐसी राह पकड़ ली थी जो आगे चलकर भूमि विजय के एक महानतम पराक्रम का रूप लेने वाली थी। डच समुद्री लुटेरों ने जो मसालों के व्यापार पर एकाधिपत्य रहते थे, पेपर के दामों में प्रति पौंड सिर्फ 5 शिलिंग की बढ़ोतरी यकायक थी। यह वृद्धि अंग्रेजों को सख्त नागवार गुजरी। 24 सितंबर 1599 का दिन दोपहर झुक रही थी। लंदन के 24 व्यापारी लेडन हॉल स्ट्रीट के एक खस्ता भवन में एकत्र हुए। उनका उद्देश्य था सामान्य क्षमताओं वाली एक ऐसी व्यापार संस्था की स्थापना करना जो 72,000 पाउंड की प्रारंभिक पूंजी से शुरू हो सके। यह पूंजी 125 हिस्सेदारों के चंदे द्वारा खड़ी की जानी थी। संस्था का उद्देश्य अत्यंत सीधा और सरल था, लाभ कमाना। यही व्यापार संस्था फैलती और फूलती गई। इसी ने एक दिन भारत में अंग्रेजों का राज्य जमा दिया तो तत्कालीन पूंजीवाद का एक अत्यंत सच्चा प्रतीक बन गया। जो कहानी सामान्य लाभ से शुरू हुई वही शोषण और ऊहापोह की अद्भुत गाथा में बदल गई। 24 अगस्त 1600 सूरत के मामूली बंदरगाह में अंग्रेजों के व्यापारी जहाज हेक्टर ने लंगर डाला। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार चरण रखे। हेक्टर का कप्तान था विलियम हॉकिंस। वह नाविक कम और लुटेरा अधिक था। वह सूरत से आगरा की ओर चला। वहां उसकी भेंट बादशाह जहांगीर से हुई, जो इतना धनवान और समर्थ था कि उसकी अपेक्षा इंग्लैंड की रानी मामूली सूबेदारिन से ज्यादा नहीं ठहरती थी। जहांगीर ने अंग्रेजों का वह स्वागत किया कि यदि ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के 125 हिस्सेदारों ने उसकी अंश मात्र भी झलक पा ली होती तो मारे द्वेषता के वे अपने हिस्सेदारी छोड़ देते। द्वेषता मीन्स जेलसी। स्वागत के अलावा जहांगीर ने एक शाही फरमान भी जारी किया जिससे अंग्रेजों को बंबई के उत्तर में अपनी कोठियां खड़ी करने और व्यापार चलाने की खुली छूट मिल गई। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के 2 जहाज प्रति माह भारत आते और माल को उतारने लगते। भारत का जो अनोखा माल वे इंग्लैंड ले गए वह खूब तेज दामों पर बिका। कंपनी के भाग्यशाली हिस्सेदारों को 200% तक लाभ मिलने लगा। प्रारंभ के अंग्रेजों ने व्यापार न कि भूमि वाली नीति का कार्य किया, लेकिन व्यापार और राजनीति हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। भारतीय राजनीति से अंग्रेज अपने आप को ज्यादा दिनों तक अलग नहीं रख सकते थे। तो 23 जून 1757 23 जून 1757 के दिन रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज जनरल ने 900 अंग्रेजों और 2000 हिंदुस्तानी सिपाहियों की सेना लेकर बंगाल के गांव प्लासी में एक भारतीय नवाब को हराया और भारतीय भूमि पर अंग्रेजों के आधिपत्य की शुरुआत हो गई। व्यापार न कि भूमि वाली नीति पलटकर भूमि न कि व्यापार का रूप ले बैठी। जो मुनीम और सौदागर बनकर आए वे जनरल और गवर्नर बनकर शासन करने लगे। मुगल शासकों के उत्तराधिकारियों के रूप में अंग्रेजों ने स्वयं को स्थापित कर लिया। स्वाभाविक था कि भारतीय असंतुष्ट हो जाते। सन 1857 के गदर में यह असंतोष भारी उग्रता से प्रकट हुआ।
कदर का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि 258 वर्ष की लाभप्रद गतिविधियों के बाद ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी समाप्त कर दी गई। लगभग 30 करोड़ भारतीय का भाग्य एक 39 वर्षीय महिला को सौंप दिया गया, जिसका नाम था रानी विक्टोरिया, और जिसके प्रतिनिधि के रूप में वायसरॉय ने आकर भारत पर शासन शुरू कर दिया। वायसरॉय की हैसियत नामजद राजा से किसी तरह कम नहीं थी। इसके बाद से अंग्रेजों के मन में यह विश्वास जड़े जमाता गया कि गोरी अंग्रेज जाति श्रेष्ठ एवं ऊंची है, काले भारतीय नीच और मूर्ख हैं, उन पर शासन करने की जिम्मेदारी ईश्वर नामक रहस्यमय शक्ति ने अंग्रेजों के कंधों पर ही रखी है। अंग्रेज वह जाति है जो केवल जीतने और शासन करने के लिए पैदा होती है, ऐसा उनका मानना था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति अत्यंत तीव्रता से बढ़ाई। नीच और मूर्ख भारतीयों पर शासन चलाने की दैवी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए अंग्रेजों ने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज अर्थात भारत सामान्य सेवा की स्थापना की, जिसमें 2000 अंग्रेज अधिकारी नियुक्त हुए। 10,000 अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय सेना की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 30 करोड़ की जनसंख्या को अनुशासन में रखने के लिए 60,000 अंग्रेज सिपाही आ धमके। उनके अतिरिक्त 2 लाख भारतीय सिपाही भारतीय सेना में थे ही। भारत में अंग्रेजों की शासन पद्धति शुरू से कुछ ऐसी रही जैसे कोई बूढ़ा स्कूल मास्टर कक्षा के उजड़ विद्यार्थियों को बेत के जोर पर सही करने निकला हो। इस स्कूल मास्टर को पूरा विश्वास था कि विद्यार्थियों को जो शिक्षा वह दे रहा है वही उनके लिए सही और सर्वश्रेष्ठ है। यदि अपवादों को छोड़ दें तो अंग्रेज अधिकारी अपनी योग्यता और भ्रष्टाचारहीनता का ही परिचय देते थे। वे पक्का फैसला करके घर से निकलते थे कि भारतीयों के हितों की हर सूरत में रक्षा करेंगे, लेकिन समस्या केवल वह थी कि भारत के हितों की रक्षा कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसका निर्णय वे भारतीयों को ना करने देकर स्वयं किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वह दूरी, जिसे वे भारतीयों और स्वयं के बीच हमेशा बनाए रखना चाहते थे। भारतीयों पर शासन वे उनके साथ घुल मिलकर नहीं बल्कि उनसे दूर रहकर करते थे। उठते बैठते सोते जागते हर क्षण उन्हें याद रहता कि वह एक ऐसी जाति के सदस्य हैं जो केवल जीतने और शासन करने के लिए पैदा होती है। इस जाति के 6,80,000 सदस्यों को प्रथम विश्व युद्ध ने मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही उस सपने का टूटना शुरू हुआ जो इस जाति का सबसे प्रिय और सबसे लाडला सपना था, भारत, सोने की चिड़िया। यदि विश्व युद्ध ने 6,80,000 अंग्रेज न मार दिए होते तो भारत के सीमांतों पर गश्त लगाने वाले नौजवानों की पूरी नई पीढ़ी तैयार खड़ी थी। जिलों और तहसीलों के हर छोटे बड़े सरकारी पद पर अंग्रेज आ जाते। विश्व युद्ध ने उनका इतने बड़े पैमाने पर भक्षण किया कि वे तौबा बोल गए। 1918 के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में अंग्रेजों की भर्ती दिनों दिन इतनी कठिन होती गई, अंततः उन्हें भारतीयों की सेवाएं स्वीकार करनी पड़ी। 1947 के नव वर्ष दिवस पर 1 जनवरी 1947 मुश्किल से 1,000 अंग्रेज इंडियन सिविल सर्विस में रह गए थे। भारत की 40 करोड़ जनता को उन मुट्ठी भर अंग्रेजों ने न जाने कैसे अपने शासकीय क्षमताओं से जकड़ रखा था। इसी पॉइंट पर आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। आगे मिलेंगे सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है चल अकेला चल अकेला।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।